नमस्कार दोस्तों। वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रासागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं किस तरह से की जाती हैं, यानी वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरह से जोड़ घटा गुणा या भाग कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके परिमेयकरण की क्रिया कैसे की जाती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना देखते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 करनी 3 धन 4 करनी 3। इस तरह से हमको कोई प्रश्न दिया है तो इसको कैसे हल करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में हमको ये देखना है कि जिन दो अपरिमेय संख्याओं को हमको जोड़ना है वो समान करनी वाली संख्याएं हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में समान करनी है ना, करनी 3 दोनों में आ रहा है। इसलिए हम इन दोनों संख्याओं को या फिर कहें तो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का प्रक्रिया क्या होगा, करनी 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो करनी 3 लिख देंगे और आगे जो भी है करनी से पहले उसको हम ऐसे ही जोड़ देंगे 8 धन 4 इस तरह से, और ये आ जाएगा 12 करनी 3 जो हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर 8 करनी 3 है और 4 करनी 2 है तो ऐसे प्रश्नों को आगे हल नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रश्नों का उत्तर यही होगा। इनमें हम देखते हैं कि दोनों की करनी अलग अलग है तो इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, केवल समान करणियों को ही जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से अगर समान करनी है तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, अलग अलग करनी है तो उनका जोड़ या घटाव नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से घटाने की प्रक्रिया देखते हैं। तो इसके लिए 8 करनी 3 ऋण 4 करनी 3 इस तरह से अगर प्रश्न हमको दिया हुआ है तो यहाँ पर 8 ऋण 4 करनी 3 इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। और 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। तो इस तरह से 4 करनी 3 हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम गुणा और भाग के प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पहले गुणा के प्रश्न देखते हैं। 2 करनी 3 गुणा हमको करना है 3 करनी 5। इस तरह से अगर हमको गुणा करना है तो इसका उत्तर क्या आएगा। तो जो भी करनी के बाहर में है, जैसे यहाँ पर करनी के बाहर में 2 है और यहाँ पर करनी के बाहर में 3 है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे 2 गुणा 3, और करनी के अंदर जो भी है उन दोनों का भी गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 5 इस तरह से। तो ये आ जाएगा 6 करनी 15। इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। 2 करनी 3 का मान क्या होगा, 3 गुणा 2 का वर्ग हो जाएगा 2 गुणा 2, और गुणा करेंगे इसका 3 करनी 5 से, तो 5 तो अंदर है ही, 3 को अंदर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3। अब उसके बाद इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, करनी 12 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 15, 5 तिया 15 और 15 तिया 45। इसको भी हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 6 जो है बाहर में है, करनी के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 पहले से ही है, 6 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 6 गुणा 6। अब इसको और आगे हल करते हैं तो 15 छक्के क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा, और 90 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 छक्के 54, करनी 540।
अब हम देखते हैं कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी हमको करनी 540 मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। 12 से 45 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 आएगा, शून्य लिखेंगे, 6 हासिल आ गया, 12 चौक 48, और 48 और 6 क्या होता है, 54। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करनी 540 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरह से दो अपरिमेय संख्याएं अगर हमको दी गई हैं तो उनकी करनी के अंदर जो भी संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे, और करनी से बाहर जो भी संख्याएं हैं उनका करनी के बाहर गुणा करके हम लिख देंगे, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर है 6 करनी 15। ठीक है, ये हमारा आंसर है। गुणा करते समय अगर समान करणियों का गुणा होता है तो वो वर्ग बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर 2 करनी 3 गुणा 5 करनी 3, इस तरह से है अगर, है ना, तो 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 5, और करनी 3 और करनी 3 का गुणा हो जाएगा। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 2 गुणा 5, और यहाँ पर करनी 3 गुणा 3 है तो करनी 3 गुणा 3, यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन जा रहा है, और 3 के जोड़े में से या तो हम इसको 9 लिख सकते हैं, है ना, और करनी 9 का मान क्या होता है, 3 होता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। या तो फिर 3 के जोड़े में से एक 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 या 30, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि समान करनी कोई भी है, जैसे करनी 5 है, उसका करनी 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये करनी 5 का वर्ग हो जाएगा, और करनी 5 का वर्ग क्या कहलाएगा, 5। इसके बाद हम भाग के प्रश्न देखते हैं। करनी 20 भागित करनी 12, इस तरह से अगर हमको दिया है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर अगर दोनों ही करणियां वर्गमूल वाली ही करणियां हैं तो हम उनको एक ही वर्गमूल वाली करनी के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से करनी 20 बटे करनी 12 है तो उसको हम करनी 20 बटे 12 के रूप में लिख सकते हैं, और आगे इसको हल करके हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 दहम 20, 2 तिया और 2 पंचे। तो इस तरह से इसका मान क्या आ जाएगा, करनी 5 बटे 3। आप इसको गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। 20 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दहम 20, और 2 से भाग करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 20 बराबर क्या मिल रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, करनी 20 बराबर 2 करनी 5, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से करनी 12 की बात करते हैं। अब 12 को देखते हैं तो 12 का फिर से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 बराबर क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 3 बाहर में है ना, तो करनी 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 करनी 3, इस तरह से आएगा। अब करनी 20 बटे करनी 12 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, करनी 5 बटे करनी 3। ठीक है, तो इस तरह से करनी 5 बटे करनी 3 को हम एक साथ कंबाइंड करके करनी 5 बटे 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन चारों प्रक्रियाओं को अगर हम सूत्र के रूप में लिखते हैं तो सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं, x करनी z प्लस y करनी z बराबर हो जाएगा x प्लस y करनी z। इसी तरह से x करनी z माइनस y करनी z है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस y करनी z। इसी तरह से करनी x इंटू करनी y बराबर क्या हो जाएगा, करनी xy।
और कर्णी x बटे कर्णी y इस तरह से है, तो ये हो जाएगा कर्णी x बटे y। तो आप इन चार सूत्रों का प्रयोग करके भी इन कर्णी वाले सवालों या फिर वास्तविक संख्या वाले सवालों को हल कर सकते हैं। भाग वाले कुछ प्रश्नों में हम देखते हैं कि कर्णी वाले सवालों को हल करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है 1/5। अब 1/5 का मान अगर हमको निकालना है तो इसका मान निकालने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हर में जो भी कर्णी है उसी का हम अंश और हर में एक बार और गुणा कर देंगे इस तरह से। ऐसा करने से इस प्रश्न में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अंश और हर दोनों में ही हम कर्णी 5 का गुणा कर रहे हैं। हम चाहे तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा और इस तरह से 1/5 में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन इससे हमको प्रश्न को आगे हल करने में बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी। अब 1 का हम √5 से गुणा करेंगे या कर्णी 5 से गुणा करेंगे और इसी तरह से कर्णी 5 का कर्णी 5 से गुणा करेंगे। ऐसा करने पर यह आ जाएगा कर्णी 5 और नीचे में आ जाएगा कर्णी 5 का कर्णी 5 से गुणा करने पर कर्णी 5 का वर्ग, और कर्णी 5 का वर्ग क्या होता है, 5 होता है। तो इस तरह से यह आ जाएगा कर्णी 5/5। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि 1/5 गुणा कर्णी 5 को हमको हल करना है। तो 1/5 का मान क्या होता है, 0.2 गुणा कर्णी 5। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। 1/4 ऋण कर्णी 5। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी ऐसी सिंपली हल करेंगे तो। लेकिन अगर हम इसका परिमेयीकरण करते हैं, परिमेयीकरण कहने का मतलब हर में जो भी हमको मान दिया गया है यानी वास्तविक संख्या दी गई है उसका हमको अंश और हर में फिर से गुणा करना है। लेकिन अगर हमें ये 2 पदों के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमको 2 पद जो है 4 ऋण कर्णी 5 इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हर में है 4 ऋण कर्णी 5, इसका परिमेयीकरण करते समय हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ऋण का चिन्ह है इसको हमको बदल देना है। यानी अगर यहाँ पर ऋण का चिन्ह होगा तो परिमेयीकरण करते समय हम यहाँ पर धन का चिन्ह लगाएंगे इस तरह से। अंश और हर में जो भी हम मान लिखेंगे वहां पर क्या करेंगे, अगर यहाँ ऋण का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, और अगर धन का चिन्ह है तो यहाँ दोनों में ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऐसा करने का क्या फायदा है इसको आगे देखेंगे। अब 1 का 4 धन कर्णी 5 से गुणा करेंगे तो 4 धन कर्णी 5 आ जाएगा, और इसी तरह से 4 ऋण कर्णी 5 का 4 धन कर्णी 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम और आगे हल करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक सूत्र होता है सर्वसमीका के रूप में, a ऋण b गुणा a धन b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो उसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये a है ऋण b और ये a धन b। ठीक है, a ऋण b और a धन b इस तरह से। तो इसका मान क्या आ जाएगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी 4 का वर्ग ऋण कर्णी 5 जो b के बराबर है उसका वर्ग, और ये आ जाएगा 4 धन कर्णी 5 बटे 4 का वर्ग आ जाएगा 16 ऋण कर्णी 5 का वर्ग क्या आ जाएगा
5। तो इस तरह से आ जाएगा 4 धन करनी 5 बटे 11। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 4 बटे 11 धन रूट 5 बटे 11, ये भी इसका एक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो इस चैनल पर डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।